जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026, जो कि इसका एग्ज़ाम अगस्त में 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा दोस्तों। तो अब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों। तो आइए अपनी तैयारी को मजबूत करिए दोस्तों। तो आज हम इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। आज का क्लास देखना आप सभी लोग नहीं भूलें। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। तो पहला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो सबसे छोटी मांसपेशी के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे छोटी मांसपेशी मनुष्य के शरीर में कान में होता है। कहाँ होता है? कान में होता है, और कान के बीच में होता है, जिसका नाम है दोस्तों स्टेपिस या स्टेपिडियस। क्या दोस्तों? इसका नाम है स्टेपिस या स्टेपिडियस, जिसका लंबाई होता है दोस्तों 1 मिलीमीटर। इसका लंबाई कितना होता है? 1 मिलीमीटर। और यह तेज आवाज़ से कान की सुरक्षा करने में मदद करता है। यह क्या करता है कि तेज आवाज़ से कान की सुरक्षा करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपिडियस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न कहता है कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। क्या दोस्तों? कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। तो इसके बारे में बात करें, रेड डेटा बुक के बारे में बात करें, तो रेड डेटा बुक में उन जीवों और पौधों की जानकारी दी जाती है जो विलुप्त होने के खतरे में है। जो विलुप्त होने के खतरे में है। इसका उपयोग संरक्षण की प्राथमिकता तय करने के लिए किया जाता है। ये जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त जीव एवं पौधों की सूची से संबंधित है, यानी कि जो विलुप्त होने के खतरे में है उससे संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि दो का राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि डोलड्रम किससे संबंधित है। क्या डोलड्रम्स है जो कि किससे संबंधित है। तो डोलड्रम के बारे में बात करें तो डोलड्रम होता है जो कि भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है। क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है। यहाँ हवाएं बहुत धीमी, क्या यहाँ हवा होती है जो कि बहुत धीमी या लगभग शांत होती है। क्या होती है? शांत होती है। इसीलिए पुराने समय में जहाज लंबे समय तक फंस जाते थे। इसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। ITCZ से भी जोड़ा जाता है। तो यह यानी कि डोलड्रम किससे संबंधित है? निम्न दाब एवं शांत पवन क्षेत्र से, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या दोस्तों? कि नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नीली क्रांति के बारे में बात करें तो नीली क्रांति का उद्देश्य था कि देश में, क्या देश यानी कि कंट्री के अंदर मछली उत्पादन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। इससे पोषण, रोजगार और निर्यात में वृद्धि हुई। भारत आज विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों में भी शामिल हो गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मत्स्य उत्पादन का बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस प्रश्न को हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण कौन सी गैस होती है। तो वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि इसका सूत्र होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को, प्रश्न संख्या 6 को। तो कहता है प्रश्न संख्या 6 कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या दोस्तों? कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और क्लास आज का अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। तो कहता है कि कोबाल्ट है जो कि विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण तथा तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से हेमोग्लोबिन एनीमिया और तंत्रिका संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसकी कमी से क्या हो सकती है?
नेमिया, ये नेमिया या तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 7 कहता है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। क्या दोस्तों, कि एपी कल्चर है जो कि किससे संबंधित है। तो बात करें एपी कल्चर के बारे में, तो एपी कल्चर का अर्थ होता है मधुमक्खी पालन करना। क्या होता है? मधुमक्खी पालन करना। क्या होता है? मधुमक्खी पालन करना। इसका मुख्य उद्देश्य है शहद, मोम तथा अन्य मधुमक्खी उत्पादों का उत्पादन करना। मधुमक्खियां फसलों के परागण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो वह है मधुमक्खी के पालन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों कि भूरे कोयले यानी कि ब्राउन कोयला के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों तो बात करें कोयला के बारे में, तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं पीट, दूसरा होते हैं लिग्नाइट, तीसरा होते हैं बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रासाइट, यानी कि निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया है वो सभी कोयला के प्रकार दिया है दोस्तों। और बात करें भूरे कोयले के बारे में, तो भूरे कोयला होता है जो कि लिग्नाइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिग्नाइट का रंग भूरा होता है। क्या होता है? लिग्नाइट का रंग भूरा होता है, इसलिए इसे भूरे कोयले कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा बिटुमिनस और एंथ्रासाइट से कम होती है। क्या होती है? कि लिग्नाइट है जिसमें कार्बन की मात्रा बिटुमिनस और एंथ्रासाइट से कम होती है, इसलिए इसमें ऊष्मा क्षमता भी अपेक्षाकृत कम होती है। क्या? इसलिए इसकी ऊष्मा क्षमता भी अपेक्षाकृत कम होती है। भारत में इसका प्रमुख उत्पादन तमिलनाडु के नेवेली है। क्या दोस्तों? कि भारत में इसका प्रमुख उत्पादन है तमिलनाडु के नवेली में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो भूरे कोयले के नाम से किससे जाना जाता है, तो लिग्नाइट को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो है दोस्तों शुक्र। क्या? शुक्र ग्रह है जो कि अपने दिशा से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र और अरुण अधिकांश ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। सूर्य और वरुण, सूर्य के साथ वरुण भी इसी प्रकार का ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसकी प्रतिगामी घूर्णन कहा जाता है। इसे शुक्र को प्रतिगामी घूर्णन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? शुक्र ग्रह को पृथ्वी के बहन भी कहा जाता है। बहन कहा जाता है किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी के बहन भी कहा जाता है। और यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कौन है? जो कि शुक्र है, जो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या? जो शुक्र है जो कि अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो प्रश्न संख्या 10 कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। क्या दोस्तों? कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था समिति के बारे में, तो 1957 में, कब? 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, कौन? बलवंत राय समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश की थी। इसके आधार पर 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, कहाँ? राजस्थान के नागौर में, कहाँ? नागौर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी दोस्तों। तो कहाँ किया गया था पहली बार पंचायती राज व्यवस्था? तो राजस्थान के नागौर में। अब कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और किसके द्वारा? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, यानी कि 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है कि हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है। क्या दोस्तों? हिस्टोलॉजी है जो कि किसका अध्ययन माना जाता है। तो बात करें हिस्टोलॉजी के बारे में, तो हिस्टोलॉजी जीवों के ऊतकों का सूक्ष्म अध्ययन है। ऊतकों का सूक्ष्म अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। इसमें माइक्रोस्कोप की सहायता से ऊतकों की संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में रोगों की पहचान के लिए हिस्टोलॉजी का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। क्या दोस्तों? कि इसका उपयोग
माइक्रोस्कोप की सहायता से ऊतकों की संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है और चिकित्सा विज्ञान में रोगों की पहचान के लिए भी हिस्टोलॉजी का महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। तो हिस्टोलॉजी किससे अध्ययन है, किसका अध्ययन है, तो है ऊतकों का अध्ययन। किसका अध्ययन है, टिश्यू का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी कि बी हो जाएगा जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो प्रश्न संख्या 12 कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्य तापमान कहने का मतलब है कि कमरे के तापमान पर, यानी कि हम लोग अभी जो तापमान पर जीवित रहते हैं उसी तापमान को सामान्य तापमान कहते हैं। तो इनमें से कौन से ऐसे धातु है जो कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो वह है दोस्तों पारा। कौन सा है, पारा है, जो कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। इसका उपयोग पहले थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। क्या दोस्तों, कि इसका उपयोग सबसे पहले थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए विषैला माना जाता है। क्या दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए इसे विषैला धातु माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 13 को। तो कहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। क्या दोस्तों, तो यह बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष होती है जो कि दूरी की इकाई होती है दोस्तों, और इसका मान लगभग कितना होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12। क्या दोस्तों, 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। कितना होता है, किलोमीटर। इसका उपयोग तारों और आकाश गंगाओं जैसी अत्यधिक दूर स्थित खगोलीय वस्तुओं की दूरी मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 14 को। तो प्रश्न संख्या 14 कहता है कि भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यह प्रश्न हम लोग पीछे भी करा चुके हैं दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है, तो होता है झारखंड के कोडरमा एक जगह है, वहाँ अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो प्रश्न संख्या 15 कहता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। क्या दोस्तों, कि साइमन कमीशन था जो कि भारत कब आया था। तो बात करें साइमन कमीशन के बारे में, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसके, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, और यह 1928 में भारत आया था। यह कब आया था, 1928 में भारत आया था। इसका आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्या दोस्तों, कि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए पूरे देश ने साइमन गो बैक के नारे लगे। लाला लाजपत राय ने इसके विरोध का नेतृत्व किया। क्या दोस्तों, कि साइमन कमीशन विरोध का नेतृत्व किसने किया, तो वह है लाला लाजपत राय ने। कौन, लाला लाजपत राय ने किया था दोस्तों। और इसके विरोध का नेतृत्व किया तो लाठी चार्ज के घायल होने के बाद उनका निधन हो गया था। क्या दोस्तों, कि लाला लाजपत राय ने जब साइमन कमीशन का विरोध किया था तो उन पर लाठी चार्ज किया गया था, जिससे लाठी चार्ज होने के बाद वो घायल हो गए थे और बाद में उनका निधन हो गया था दोस्तों। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आया था 1928 में, यानी कि प्रश्न संख्या 15 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है। तो कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है दोस्तों, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वह है पेप्सिन एंजाइम। क्या है, पेप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है। अगर पेप्सिन है, इसके बारे में बात करें तो पेप्सिन अमाशय में स्रावित होने वाला प्रमुख पाचक एंजाइम है। कहाँ स्रावित होता है, तो वो अमाशय में स्रावित होता है दोस्तों। यह अम्लीय माध्यम में सक्रिय होकर प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ना शुरू करता है। ट्रिप्सिन बाद में छोटी आंत में कार्य करता है और प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। तो प्रश्न संख्या 17 कहता है कि ब्लैक बॉक्स किस वाहन में लगाया जाता है। क्या दोस्तों, कि ब्लैक बॉक्स है जो कि किस वाहन में लगाया जाता है। तो ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो ब्लैक बॉक्स में दो उपकरण होते हैं। क्या होते हैं, दो उपकरण होते हैं। पहला होता है फ्लाइट डाटा और दूसरा होता है कॉकपिट वॉयस, जो कि काम करता है दुर्घटना के बाद इनकी सहायता से दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाता है। इसका रंग वास्तव में चमकीला नारंगी होता है। इसका रंग कैसा होता है, वास्तव में
चमकीला नारंगी। तो ब्लैक बॉक्स किस वाहन में लगाया जाता है? तो है हवाई जहाज में। क्या? हवाई जहाज में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 18 कहता है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? क्या दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यह प्रश्न को हम लोग पीछे भी करा चुके हैं। तो बायोस्फीयर है जो कि नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी है। अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो नीलगिरी है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 1986 कब 1986 भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। इसका उद्देश्य था जैव विविधता और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना। इसका उद्देश्य क्या था? कि जैव विविधता और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना। यानी कि प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी है जो कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 19 कहता है कि सोडियम थायोसल्फेट, क्या दोस्तों? सोडियम थायोसल्फेट जिसका सूत्र होता है Na2H2O3, इसका सूत्र होता है Na2S2O3 का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता है? क्या दोस्तों? कि सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी के फिक्सर के रूप में। क्या दोस्तों? फोटोग्राफी के फिक्सर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो वह दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। तो प्रश्न संख्या 21 कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या दोस्तों? कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। क्या कार्य होता है? पदार्थों के आवागमन का नियंत्रित करना। अगर बात करें प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी जीवित परत होती है। क्या होती है? कि कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। यह चयात्मक पारगम होती है। क्या होती है? चयात्मक पारगम होती है। चयात्मक पारगम कहने का मतलब है दोस्तों कि कुछ पदार्थ जो कि उसको अंदर जा सकता है और कुछ पदार्थ जो कि उसको अंदर नहीं ले जा सकता है, उसे ही चयात्मक पारगम कहते हैं। तो इससे कोशिका का आंतरिक वातावरण संतुलित रहता है। किससे? प्लाज्मा झिल्ली से कोशिका का आंतरिक वातावरण संतुलित रहता है दोस्तों, और यह कोशिका की सुरक्षा भी करती है। तो प्रश्न संख्या 21 यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो है पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। तो प्रश्न संख्या 22 कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक, यानी कि गलनांक को इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, जो कि सबसे अधिक होता है। क्या दोस्तों? कि निम्नलिखित में से किस धातु, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक है? तो है दोस्तों टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। अगर इसके बारे में बात करें तो टंगस्टन का गलनांक होता है जो कि 3422 डिग्री सेल्सियस है, जो कि धातु में सबसे अधिक इसका गलनांक होता है। इसी कारण से इसका उपयोग पहले विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता था। यह अत्यधिक ताप सहन कर सकता है। क्या दोस्तों? यह अत्यधिक तापमान को सहन कर सकता है, इसीलिए इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में करते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में करते थे दोस्तों। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। तो प्रश्न संख्या 23 कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? क्या दोस्तों? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक। क्या दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा दिए थे दोस्तों। इससे स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा और ऊर्जा मिली थी। क्या दोस्तों? इससे आंदोलन की नई दिशा और ऊर्जा मिली थी। उन्हें लोकनायक
लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। क्या? लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिए थे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 24 को। तो प्रश्न संख्या 24 का था कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो यह प्रश्न हम लोग पहले भी के क्लास में करा चुके हैं दोस्तों कि भारत का सबसे लंबी सहायक कौन है। तो है दोस्तों यमुना नदी है, जो कि गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। और बात करें गंगा के बारे में तो गंगा की लंबाई होती है 2525 किलोमीटर। क्या होती है? 2525 किलोमीटर। और बात करें गंगा के उद्गम स्थान के तो यह है जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। तो यमुनोत्री हिमनद के बारे में बात करें तो वह है जो कि उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। क्या दोस्तों कि गंगा है जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर होती है। क्या दोस्तों? यमुना है जो कि यमुनोत्री हिमनद से उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर प्रयागराज में गंगा से मिलती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर होता है। और गंगा की लंबाई के बारे में बात करें तो उसका लंबाई होता है 2525 किलोमीटर। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। प्रश्न संख्या 25 का आता है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की चाल, यह प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं दोस्तों कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो होती है ठोस में। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? तो ठोस में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। तो प्रश्न संख्या 26 का आता है कि ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। क्या ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो वह दोस्तों समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में होती है, जो कि ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। 28 को। 28 का था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि हैलोजन समूह का सदस्य है। तो वह है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा समूह है जो कि हैलोजन समूह का सदस्य है। कौन सा ऐसा तत्व है इनमें से? तो है क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। तो 29 का था कि मानव शरीर में पेसमेकर का कार्य कौन सा भाग करता है। क्या दोस्तों कि पेसमेकर का काम कौन सा भाग करता है मानव शरीर में? तो वह होता है दायां आलिंद का एसे नोड। क्या? दायां आलिंद का एसे नोड। अगर इसके बारे में बात करें तो हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर सिनोएट्रियल नोड, क्या एसे नोड होता है, जो दाएं आलिंद में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? दायां आलिंद में एसे नोड स्थित होता है। यह विद्युत आवेग उत्पन्न करके हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। इसका काम है क्या दोस्तों कि हृदय के धड़कन को नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन को नियंत्रण करना। इसे एसे नोड ठीक से कार्य न करे तो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। क्या दोस्तों? यदि एसे नोड ठीक से कार्य न करे तो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। तो प्रश्न संख्या 30 कहता है कि इब्न बतूता भारत के किस शासक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता भारत के किस शासक के शासनकाल में आया था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत में प्रवेश किया था। बात करें इब्न बतूता के बारे में तो मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। उस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक। उसने अपनी यात्रा का वर्णन रिहला नामक पुस्तक में किया है। कौन किया है? इब्न बतूता है, जो कि अपने यात्रा का वर्णन रिहला नामक पुस्तक में किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।